Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. So in the previous session we have discussed about the canal operation and canal control concepts. Okay, तो कैनाल ऑपरेशंस और कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा था कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को एक साथ मैनेज करना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि अगर एक अपस्ट्रीम सेंसर हो और एक डाउनस्ट्रीम सेंसर हो तो हम उसे मतलब जो है वो कर नहीं सकते हैं ऑपरेट। जैसे सिंपल तरीके से मैंने बताया था कि जैसे आपका मतलब जो ऑपरेशन है वो अपस्ट्रीम रिगार्डिंग है और आपका सेंसर जो है वो डाउनस्ट्रीम में है, तो आपकी जो सिस्टम होगी कैनाल की वो ऑपरेट नहीं हो पाएगी इजीली। ओके, तो इसके सॉल्यूशन में मैंने निकाला था कि अगर आपका ऑपरेशन जो है ऑपरेशन कंसेप्ट वो डाउनस्ट्रीम में है तो आपका जो कंट्रोल कॉन्सेप्ट में जो सेंसर है वो भी डाउनस्ट्रीम में होना चाहिए। ओके, तो ऐसा हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखा था। उसके बाद हमने कंपैटिबिलिटी की थी, कंपैटिबिलिटी ऑफ टू मॉडल्स यानी कि कंट्रोल और कॉन्सेप्ट और ऑपरेशन का। तो इससे हमें क्या पता चलता था कि अगर कोई कैनाल जो है वो दो पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, यानी कि अपस्ट्रीम भी यूज़ हो रहा है उसका और डाउनस्ट्रीम भी यूज़ हो रहा है उसका, तो हम जो है उसे मतलब दो साइड से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइड से। ओके, अदरवाइज़ जो है वो हमें आगे के दो कॉन्सेप्ट है जैसे कि अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तो डाउनस्ट्रीम वैसे ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट्स थे जो हमें क्या करने के लिए काम आते हैं कि कैनाल को ऑपरेटिव बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि ऑपरेशन कंसेप्ट्स में हमने देखा था कि जो कैनाल होती है वो अपस्ट्रीम अगर उसका ऑपरेशनल हो तो उसमें सप्लाई का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और अगर डाउनस्ट्रीम हो तो वो डिमांड के रिगार्डिंग होता है, डिमांड सप्लाई के रिगार्डिंग होता है। तो जब हमें मतलब डिमांड के हिसाब से मतलब सप्लाई करना होता है तब हम क्या लेते हैं, डाउनस्ट्रीम लेते हैं। और हमें सप्लाई को देखकर हमें मतलब जैसे देना होता है पानी कहीं भी, तो हम उसे अपस्ट्रीम ओरिएंटेड ऑपरेशन बनाते हैं। ओके, तो वैसा ही था आपके कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स में। अगर आपको डाउनस्ट्रीम कंट्रोल करना है तो आपको सेंसर्स डाउनस्ट्रीम में लगाना होगा, और अपस्ट्रीम आपको कंट्रोल करना है तो वो सेंसर्स आपको अपस्ट्रीम में लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे जो कैनाल कंट्रोल एंड ऑपरेशन कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ओके, तो उसके बाद हम आज देखते हैं आपका न्यू टॉपिक जिसका नेम है बेसिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो कैनाल के ऑपरेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो हम आज देखेंगे। द बेसिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर कैनाल सिस्टम्स आर, यानी कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कैनाल सिस्टम की कि वो ऑपरेशनल है कि नहीं वो देखने का, तो उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे कि डिलीवर वाटर टू कैनाल साइड टर्नआउट्स, यानी कैनाल साइड जो टर्नआउट्स है वहाँ पे वाटर जो है वो डिलीवर करना है। यानी कि कैनाल के आसपास के जो मतलब फार्मिंग्स है, अगर आपकी इरिगेशन चैनल है यानी कि कैनाल है, तो हम क्या करेंगे, जो कैनाल के साइड्स वाले टर्नआउट्स है तो उससे हम वहाँ पे पानी पहुँचाएंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज डिलीवर वाटर टू कैनाल साइड टर्नआउट्स। द सेकेंड इज ट्रांसफर स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम सोर्स टू डाउनस्ट्रीम डाइवर्जन पॉइंट्स एट द रिक्वायर्ड टाइम्स, यानी कि जब जिस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़े तो हम डाउनस्ट्रीम डाइवर्जेंस पॉइंट पे जो अपस्ट्रीम का वाटर है वो हम डिलीवर करेंगे। ओके, ट्रांसफर स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ वाटर, उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी वो वाटर की, फ्रॉम अपस्ट्रीम सोर्स टू डाउनस्ट्रीम डाइवर्जन पॉइंट्स एट द रिक्वायर्ड टाइम। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम टाइम के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से अपस्ट्रीम से जो वाटर आएगा उसे हम डाउनस्ट्रीम में डाइवर्जन पॉइंट्स पे डाइवर्ट करेंगे। ओके, तो ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होता है। देखो ये रिक्वायरमेंट्स है, कंट्रोल ऑपरेशन कंसेप्ट्स है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें ऑटोमेशन कहाँ लगाना है। जैसे लास्ट के थियरी में हमने देखा था कि हमारा जो ऑटोमेशन है अगर हम डाउनस्ट्रीम ऑपरेशनल बना रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम में लगाना है, और अपस्ट्रीम अगर हम ऑपरेशनल बना रहे हैं तो अपस्ट्रीम में लगाना है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली ऑटोमेशन कहाँ रिक्वायर्ड है कैनाल में। The third thing is that match the inlet supply to the demand for maintaining a balanced canal operation, यानी इनलेट का जो सप्लाई है, जो मतलब सप्लाई हो रहा है अपस्ट्रीम से, वो डाउनस्ट्रीम की डिमांड से मैच होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैच द इनलेट सप्लाई टू द डिमांड फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस कैनाल ऑपरेशन।
देखो इनलेट और आउटलेट दोनों का मतलब डिमांड जो है वो मैच होगा, तभी आपका जो कैनाल ऑपरेशन है वो बैलेंस होगा। ओके, द फोर्थ थिंग इज दैट ऑपरेट विद इन द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन द कैनाल सिस्टम, यानी कि जो भी मतलब उसमें कंस्ट्रेंट यानी कि प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है उसके रिगार्डिंग हमें वो कैनाल को मतलब ऑपरेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कंपेटिबली मॉडल में कि जब आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का ऑपरेशन और कंट्रोल जो है वो मिक्स होता है, तो कई बार क्या होता है कि मतलब इनसफिशिएंट वाटर आ जाता है, या तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भी वाटर आ जाता है। तो ये सारे जो कंस्ट्रेंट हैं उस पर हमें मतलब कैलकुलेशन बना के कैनाल को ऑपरेट करना चाहिए। ओके, तो ये सारी जो है वो बेसिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है कैनाल सिस्टम्स की, कि कैनाल को ऐसे ऐसे ऑपरेट करना चाहिए। सबसे फर्स्ट है डिलीवर वाटर, जो है कैनाल टर्नआउट्स पे वाटर डिलीवर करना है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें जो भी क्वांटिटी में जिस टाइम पे वाटर चाहिए वो अपस्ट्रीम सोर्स से डाउनस्ट्रीम सोर्सेस में हमें डाइवर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो मतलब जो हमारी इनलेट कैपेसिटी है वो हमारी डिमांड से मैच होनी चाहिए, तो ही मतलब बैलेंस कैनाल ऑपरेशन जो है वो फुलफिल हो सकता है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कैनाल सिस्टम में उसके रिगार्डिंग हमें सॉल्यूशन देके कैनाल को चलाना होता है, ऑपरेट करना होता है। ओके, तो ये सारे मतलब मैंने जैसे आगे भी बोला कि ये सारी रिक्वायरमेंट से हमें क्या पता चलता है कि ऑटोमेशन कहाँ पे लगाना है और कैसे उसको उससे हमें वर्क लेना है। क्योंकि ऑटोमेशन एक्चुअली होता किसके लिए है कि कोई भी मतलब मैनुअल पावर को हटा के हमें वहाँ मशीन डिप्यूट करना होता है जो कि ऑटोमेटेड होता है, यानी कि वो अपने आप चलता है और हमारे जो कैनाल ऑपरेशंस है वो कैरिड आउट होते रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को मतलब एक साथ सही तरीके से बिठाने के लिए हमें जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है कैनाल की, कैनाल को हमें ऑपरेट कैसे करना है वो सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ही हम पूरा जो ऑटोमेशन है वो सही से बिठा सकते हैं। ऑल कैनाल सिस्टम्स हैव operational constraint that must be considered when the water is being conveyed downstream। देखो जैसे मैंने आग फोर्थ पॉइंट में कंस्ट्रेंट की बात बताई कि कंस्ट्रेंट बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ लिखा है कि ऑल कैनल सिस्टम्स हैव ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन द वाटर इज बीइंग कन्वर्ट टू डाउनस्ट्रीम। यानी वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जाता है तब बहुत सारे कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो होते हैं, उसमें से बहुत सारे कंस्ट्रेंट जो कॉमनली कैनाल सिस्टम में होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको पॉइंट वाइज। उसमें सब फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन वाटर लेवल्स विद इन स्पेसिफाइड मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स टू प्रिवेंट डैमेज अबव द कैनाल लाइनिंग एंड टू प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल सर्विस टू कैनाल साइड टर्नआउट्स। देखो जो मैक्सिमम और मिनिमम मतलब लिमिट्स है उसे हमें मेंटेन करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं हुई तो क्या होगा, तो मतलब हम मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, तो हम डैमेज जो कैनाल लाइनिंग को हो रहा है उसे प्रिवेंट कर सकेंगे। एंड टू प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल सर्विस टू कैनाल साइड टर्न आउट, यानी कैनाल साइड जो टर्न आउट्स है उसमें मतलब कितना पानी देना है कि जिससे उसे नुकसान ना हो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम के थियोरी के एग्जाम्पल में कि एक एग्जांपल ऐसा था कि अगर कोई कैनाल इरिगेशन पर्पस के लिए वो यूज़ हो रही है तो वो स्पेसिफाइड सीज़न के लिए ही यूज़ होगी। जैसे कि समर की सीज़न है, देखो हमारे यहाँ गुजरात में या तो फिर इंडिया में पूरे समर के सीज़न में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, तो ऐसे टाइम में जो मतलब आपका फ्लो जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि एक्चुअली वो डिमांड मैक्सिमम होती है और आपका फ्लो जो होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से जो मतलब चल जाता है। अगर आपने ऐसा ऑटोमेशन बिठाया है कि वो खाली इरिगेशन पर्पस के लिए है तो फिर ऑफ इरिगेशन सिस्टम में क्या होगा कि वो कैनाल का फ्लो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो कम हो गई। जैसे कि मानसून सीज़न है तो वैसे भी रेन होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कैनाल के जो मतलब फ्लो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि बारिश के टाइम में कैनाल का लेवल्स जो है वो बहुत बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पूरा जो नेटवर्क है वो नर्मदा कैनाल बेस्ड है, तो नर्मदा कैनाल में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बारिश एमपी में या तो फिर महाराष्ट्र में होती है तो उससे जो मतलब पानी आता है वो सारा नेटवर्क में फैल जाता है। ओके, तो वो पानी अगर डिमांड के हिसाब से यूज़ नहीं होगा तो फ्लो भी मैक्सिमम होगा। ओके,
तो इसीलिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो है वो फिक्स कर देनी चाहिए, ताकि कैनाल लाइनिंग जो हो उसे हमें डैमेज नहीं करना है। ओके, और जो कैनाल साइड टर्नआउट्स है उसमें भी हमें कितना पानी देना है, डाइवर्ट करना है, वो भी फिक्स कर देना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। सेकेंड थिंग इज दैट limit the decrease of water level limit the decrease of water level or draw down in the canal prism to a specified maximum rate per hour and per day to prevent damage to canal lining. Okay, limit the decrease of water level. जो वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है उसे हमें लिमिटेड बनाना चाहिए, और ड्रॉ डाउन द कैनाल प्रिज्म to a specified maximum rate per hour and per day to prevent damage to the canal lining. यानी ये भी कैनाल लाइनिंग को डैमेज करने से बचाने के लिए का ही पॉइंट है कि जो वाटर लेवल है वो हमें डिक्रीज करना चाहिए, यानी लिमिट से थोड़ा डिक्रीज करना चाहिए, ताकि अगर सडनली कोई मतलब चेंज आता है फ्लो में तो वो उसे मैच हो सके। देखो, अगर हमें मतलब कैनाल की हाइट सपोज मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 या 3 मीटर चाहिए होती है, ओके, सपोज 1 मीटर चाहिए या 900 mm चाहिए, तो 900 mm जो अगर हम फुल फ्लो दे देंगे तो अगर कोई ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, वो फ्लो 900 से ज़्यादा बढ़ जाएगा और कैनाल को नुकसान हो जाएगा, कैनाल लाइनिंग को नुकसान हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम उसे 800 या 850 mm पे रखें, तो मतलब अगर फ्लो में कोई चेंज आया तो भी वो 900 से ऊपर नहीं होगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें हमें याद ध्यान में रखना चाहिए, और इसे हम कैनाल प्रिज्म बोलते हैं। तो पर रेट पर जो मैक्सिमम रेट है वो पर आवर एंड पर डे मेंटेन होना चाहिए टू प्रिवेंट द डैमेज टू द कैनाल लाइनिंग। ओके, ऑप्टिमाइज द पावर कंजप्शन एंड पंप यूनिट स्टार्ट पर डे एट रिलीफ पंपिंग प्लांट्स टू रिड्यूस पावर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी पावर कंजप्शन है और पंप यूनिट स्टार्ट के लिए जो मतलब पावर कंजप्शन है वो ऑप्टिमाइज करना चाहिए पर डे के लिए एट रिलीफ पंपिंग प्लांट्स टू रिड्यूस पावर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि जब हम रिलिफ्ट करेंगे, देखो रिलिफ्ट क्या होता है कोई भी कैनाल सिस्टम में, देखो कैनाल सिस्टम में वैसे तो ग्रेविटेशनल फ्लो होता है, लेकिन कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि पानी पंपिंग करना पड़ता है आगे पहुंचाने के लिए। यानी कई बार आपने देखा होगा कि कैनाल के आसपास के साइड्स में पंपिंग यूनिट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो वो पंपिंग यूनिट्स जो होते हैं वो फिर से रिलिफ्ट करने का काम करते हैं। रिलिफ्ट यानी उसको प्रेशराइज करना पानी को, तो वो प्रेशराइज मतलब जो रिलिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम होगी, क्योंकि पंपिंग स्टेशन जो अगर होगा तो वहाँ पे पावर कंजप्शन होगा। तो हमें कैनाल जो है वो इस तरह से ऑटोमेशन में ले जाना है उसे कि ऑटोमेशन भी हो जाए और ये रिलिफ्ट का जो पावर कंजप्शन है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाए। यानी कि हमारा ऑटोमेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलिफ्ट के लिए बहुत सारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर कंजप्शन है, वो खर्च हो जाए। तो एक हमें रिलिफ्ट के टाइम पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑटोमेशन ऐसी जगह बिठाना चाहिए कि रिलिफ्ट और ऑटोमेशन दोनों एक ही मतलब पावर कंजप्शन में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद का जो है वो एकोमोडेट मेंटेनेंस शेड्यूल्स, यानी मेंटेनेंस शेड्यूल्स जो होते हैं कैनाल्स के वो भी हमें मेंटेन करना चाहिए। देखो, ऑटोमेशन अगर हमने ऐसे बिठा दिया कि वो मतलब कंटिन्यूसली स्टार्ट ही रहेगा 24 आवर्स, तो उससे क्या होगा कि हम मेंटेन के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ऑटोमेशन में एक ये भी चीज़ हमें रखनी चाहिए कैनाल के ऑटोमेशन में कि जो मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल है वो भी फॉलो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंस्ट्रेंट्स में आती है, कैनाल सिस्टम्स के कैनाल ऑपरेशन कंस्ट्रेंट में आती है, जो मैंने लास्ट के थियरी में बताया था। आगे आपने देखा था कि बहुत सारे मतलब जो कंस्ट्रेंट आते हैं उसके साथ में लेके हमें ऑपरेट करना चाहिए। तो ये सारे कंस्ट्रेंट जो है वो चारों चार जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं एज अ कंस्ट्रेंट इन कैनाल ऑपरेशन सिस्टम्स। ओके, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल when regulating a delivery canal system serving many distribution system is to match canal flow to the canal side turnout demand और orders। यानी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैनाल ऑपरेटिंग पर्सनल्स की, यानी कि ऑफिसर्स जो होते हैं वो जो ऑपरेट करते हैं ऑटोमेशन को, उनकी क्या होती है कि कैनाल सिस्टम की जो डिलीवरी सिस्टम है वो मतलब डिमांड से मैच होनी चाहिए। ओके, अगर डिमांड से मैच नहीं हुई वो ऑटोमेशन सिस्टम आपकी, तो क्या होगा,
वो कैनाल में फ्लड भी आ सकता है, या तो कैनाल जो है वो पूरी सूखी भी हो सकती है कई बार, क्योंकि अगर हम डिमांड के हिसाब से चले गए तो फ्लो जो है वो मतलब वो हर सीज़न में मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि समर में वो कैनाल पूरे की पूरी सूख जाएगी या तो फिर मानसून में वो कैनाल मतलब ओवर फ्लडेड हो जाएगी। तो एक ये चीज़ ध्यान रखनी है ऑपरेट करते टाइम। शेड्यूलिंग वाटर डिमांड इन एडवांस इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑपरेशनल पर्सनस। देखो जो भी मतलब ऑपरेशन में मतलब इन्वॉल्व है ऑफिसर्स, उन्हें टाइम और क्वांटिटी के हिसाब से वाटर डिमांड जो है वो पहले से ही मतलब एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कि इतने टाइम यानी कि ये सीज़न में इतना पानी चाहिए, ये सीज़न में इतना पानी चाहिए। तो आप ऑटोमेशन जो है वो पहले से प्लान कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑर्डर्ड The quantity of water ordered is released from the canal headworks at a predetermined lead time before actual time of delivery. जो मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑर्डर्ड है इज़ रिलीज फ्रॉम द कैनाल हेडवर्क्स। जो मतलब वाटर ऑर्डर्ड यानी कि जो फार्मर्स की डिमांड होती है, जो रेसिडेंशियल की डिमांड्स होती है, उसके हिसाब से हमें कैनाल हेडवर्क से पानी रिलीज़ करना चाहिए एट अ प्री डिटरमाइंड लीड टाइम बिफोर एक्चुअल टाइम ऑफ डिलीवरी। देखो कई बार क्या होता है कि ऑन टाइम डिलीवरी देने के लिए हमें थोड़ा बहुत पहले से उसको मतलब हेडवर्क से रिलीज़ कर देना चाहिए पानी। क्यों? क्योंकि अगर बीच में कहीं ऑटोमेशन में या तो फिर दूसरी सिस्टम में अगर रिलिफ्ट में प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होता है कि टाइमली पानी जो है वो नहीं पहुंच पाता है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे अहमदाबाद जैसे सिटी में तो पानी का कोई मतलब ऐसा स्कैरसिटी है नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम हो सके, लेकिन कई गांव ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा होता है, तो वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए हमें एक जो फिक्स टाइम है उससे पहले ही मतलब पानी रिलीज़ कर देना होता है, तभी वो टाइम पे पहुँचते हैं। क्योंकि पानी को ट्रांसपोर्ट भी बहुत जगह से करना पड़ता है। अगर दूर दराज के एरिया है मतलब विलेजेस है, तो उसके लिए हमें पहले से टाइमली डिलीवरी करने के लिए एक्चुअल टाइम से बिफोर टाइम ही उसे हेडवर्क से रिलीज़ कर देना होता है। तो ये सारे ऑपरेशनल मतलब आपकी मेथड्स है कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Then the arrival at the downstream turnouts coincide with the scheduled delivery time of the diversion. जो अराइवल टाइम जो है वो डिलीवरी टाइम जो है उससे पहले होना चाहिए, वो हमने आगे देखा, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। वाटर यूजर्स मस्ट एडहियर टू देयर अनाउंस शेड्यूल्स एंड मेंटेन यूनिफॉर्म डाइवर्जन्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफ द कैनाल सिस्टम इज टू बी रिमेन बैलेंस। जो वाटर यूज़र्स हैं उन्हें भी मतलब एक शेड्यूल पता होना चाहिए कि ये सीज़न में इतना पानी आ रहा है, ये सीज़न में इतना पानी आ रहा है। तो मतलब जो भी पानी आ रहा है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सके या तो कि कोई जगह पे स्टोर कर सके। देखो फार्मिंग में क्या होता है कि जब पानी एक्चुअल में, देखो एक्चुअल कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ वन साइड की, कि अगर मतलब पानी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ ही कर देना एक ही बार में। अगर कोई फार्मर्स चाहे तो उसे वो मतलब हौज या ऐसा कुछ बना के मतलब वाटर के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब एक्चुअली वाटर की ज़रूरत हो क्रॉप को तब वो वहाँ से दे सके। ओके, तो यूज़र्स जो है वो भी मतलब अवेयर होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर आ रहा है और कितना टाइम आ रहा है। ओके, a canal system that receives its water supply by gravity releases can be regulated closely to maintain a constant flow at the headwork। यानी जो ग्रेविटी से फ्लो होता है उसे हम ग्रेविटी से जो रिलीज़ होता है उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं इजीली। हेडवर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे कर सकते हैं। A canal system that receives its water supply through a relief pumping plant can be regulated only in increments of the smallest pump unit discharge capacity। देखो वो जो ग्रेविटी वाले जो मतलब होते हैं, यानी ग्रेविटी सिस्टम से जो कैनाल सिस्टम चलती है उसे हम इजीली रेगुलेट कर सकते हैं हेडवर्क्स। लेकिन अगर हम रिलीफ से पंपिंग कर रहे हैं तो हमें उसके लिए छोटे छोटे पंप हाउस चाहिए होंगे डिस्चार्ज कैपेसिटी के, ओके, यूनिट डिस्चार्ज कैपेसिटी के, ताकि हम जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक पानी पहुँचा सके इजीली। वाटर सप्लाई रेगुलेशन इज complicated further by the desirability of the operating of the pumping plant when the lower cost of peak power is in effect in so far as possible। यानी कि जैसे लोअर कॉस्ट ऑफ पिक पावर यानी कि पावर का कंजप्शन जब कम हो रहा हो तब जो वाटर सप्लाई जो रेगुलेशन है, वाटर सप्लाई रेगुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ द पंपिंग प्लांट।
यानी कि जब आपका मतलब बिजली कम होती है या तो होती नहीं है कई जगहों पे, तब जो है वो ये ऑटोमेशन जो है वो हैंडल करना बहुत ही मतलब एक मुश्किल भरा काम हो जाता है। ओके, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मेंटेनिंग कांस्टेंट फ्लो इन द कैनाल सिस्टम इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। यानी कि अब देखो ऐसे सिचुएशन में यानी कि पावर कट या तो ऑफ पिक पावर में क्या होता है कि आप जो है वो ऑटोमेशन रन नहीं कर पाते हो, और उसके हिसाब से जो कांस्टेंट फ्लो कैनाल में रहता है उसे आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये जो है वो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है पावर कट के दरमियान। द क्यूमुलेटिव डेली वाटर ऑर्डर्स फॉर द कैनाल साइड turnouts seldom match the discharge capacity of an integer number of pump units। पंप यूनिट्स के हिसाब से मतलब आपको देना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी आप एक साथ छोड़ दो, तो उससे क्या होगा कि जो पंपिंग यूनिट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, और कैनाल इरिगेशन में जो मतलब इरिगेशन से के कंज्यूमर्स हैं यानी कि फार्मर्स हैं, उनकी मशीनरी भी मतलब जो है वो डैमेज हो सकती है। Oftentimes, a pump unit needs to be operated for only a portion of the 24-hour period. Okay. Therefore, the pumping plant is either supplying too much or too much liter water to the canal depending on the operating period। यानी कि अगर कोई मतलब पंपिंग प्लांट है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई दे रहा है या तो बहुत कम सप्लाई दे रहा है, तो भी वो ऑपरेटिंग पीरियड के हिसाब से चलता है, यानी कि 24 आवर के हिसाब से ही चलता है। हाउएवर ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड द एवरेज सप्लाई इक्वल्स टू द डिमांड। यानी कि अगर कोई पंप पानी ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, लेकिन 24 आवर्स में जो उसका बैलेंस होता है यानी प्लस माइनस का जो बैलेंस होता है वो एक्चुअली इक्वल्स हो जाता है, वो डिमांड के रिगार्डिंग हो जाता है। द एक्चुअल अराइवल टाइम ऑफ अ फ्लो चेंज ऑफन डिफर्स फ्रॉम द स्केड्यूल टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिलीवरी। यानी फ्लो चेंज जब होता है तब क्या होता है कि एक्चुअल अराइवल टाइम होता है वो थोड़ा मतलब डिफर हो जाता है स्केड्यूल टाइम से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिलीवरी। तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि फ़्लो चेंज किसकी वजह से होता है, फ़्लो चेंज एटमॉस्फेयर की वजह से भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब समर है तो मतलब जो वेपर बनती है पानी से वो ज़्यादा होती है, तो उसमें जो फ्लो का फ्लक्चुएशन आता है तो वो भी मतलब हमें कंसिडर करना चाहिए, ऐसा इस पॉइंट में बता रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअल अराइवल टाइम होता है जो पानी का वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, या तो फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कैनाल फ्लो में, तो ऐसा हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वाटर यूजर्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट डाइवर्जन एंड एडहियर प्रिसाइसली टू दैट शेड्यूल्ड वाटर ऑर्डर्स। यानी कि ये जो मतलब कांस्टेंट डाइवर्जन और एडहियर प्रिसाइसली टू दैट शेड्यूल्ड वाटर ऑर्डर, यानी कि जो वाटर उन्होंने ऑर्डर किया है, जो डिमांड की है, वो पूरे के पूरा कंज्यूम हो जाएगा ऐसा ज़रूरी होता नहीं है। ओके, द अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन कैनाल वेरीज विद मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो चेंज सिचुएशन सच एज माइनर मिसमैचेस। यानी जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो है इन द कैनाल वो किससे वेरीज करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो चेंज सिचुएशन सच एज, यानी कि जो मतलब जो मैंने आगे बताया कि जैसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अराइवल टाइम जो है वो शेड्यूल से मतलब डिफ़र हो सकता है, तो वो डिफ़र किस वजह से होता है, जो मतलब होता है वो किस वजह से होता है, कैनाल में कैसे वेरीज होता है फ्लो, उसका आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे। कुछ सिचुएशंस दी है जैसे कि माइनर मिसमैचेस, डिफरेंसेस इन अराइवल टाइम, वेरिएंसेस इन टर्नआउट डिलीवरी एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अराइवल टाइम जो है वो डिफरेंस हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम नया कोई टॉपिक देखेंगे कैनाल के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।